हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुछ भी। नाइट ऑफ द सैंड किंगडम का पांचवा और एक बवाल एपिसोड आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी एपिसोड का ब्रेक डाउन करेंगे। अब क्योंकि ये एक फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन होगा, तो अगर आप लोगों ने एपिसोड नहीं देखा तो इसमें भर भर के स्पॉइलर मिलेंगे। तो पहले जाके एपिसोड देखो। हम लोग शुरू करते हैं अ नाइट ऑफ सैंड किंगडम एपिसोड 5 का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डंक और एरियन दोनों ने अपने 7 नाइट्स को इकट्ठा कर लिया था और दोनों की टीम रेडी हो चुकी थी। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि बेल और अपने टीम को गाइड कर रहा है कि क्या करना है, कैसे लड़ना है। बेसिकली वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अब जिस फॉर्मेशन में ये लोग खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं फेथ ऑफ द सेवन के सिंबल को सिंबलाइज कर रहा है। इस शो में नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में बहुत बार फेथ ऑफ द सेवन की बात हुई है। रिलीजन, जो फेथ है, इसके बारे में बात की गई है। इस एपिसोड में भी आगे बहुत सारी बात की गई। इससे पहले के एपिसोड में भी इस चीज के बारे में बात की गई है। स्ट्रेटजी बनाते बनाते बेलर ये कहता है कि जो किंग्स गार्ड के 3 नाइट हैं उसे वो संभाल लेगा, क्योंकि किंग्स गार्ड के लोगों ने ये शपथ ली होती है कि वो रॉयल ब्लड की रक्षा करेंगे। इसका मतलब वो कभी भी बेलर पे अटैक नहीं करेंगे, जबकि बेलर उन पे अटैक कर सकता है। जिस पर सर रॉबिन राइसलिंग ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या ये करना सही होगा, और बेलर कहता है कि भगवान को डिसाइड करने दो क्या सही है क्या गलत है। बुक्स में यहाँ पे एक और स्ट्रेटजी की बात की जाती है कि कैसे जो एरियन की टीम है वो लोग वॉर लेंसेज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो डंकन की टीम होगी वो टूनी लेंसेज का इस्तेमाल करेगी। वॉर लेंसेज टूनी लेंसेज से साइज में छोटा होता है, लेकिन वो मजबूत होता है, इसलिए एरियन की टीम उसे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन डंकन की टीम टूनी लेंसेज इसलिए इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वो लंबा है और उससे उन्हें एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो अटैक पहले कर पाएंगे। हालांकि इस पूरे पार्ट को शो में नहीं दिखाया गया। शो में एक नया चीज ऐड किया गया कि लायनल बराथियन बेलौर से कहता है कि तुम अपनी माँ के चहेते बेटे थे, जो कि सही भी बात है क्योंकि बेलौर अपनी माँ मिराया मार्टल के सबसे चहेते थे। और यहाँ तक कि बेलौर को उसके ब्लैक हेयर्स अपनी माँ से ही जेनेटिकली मिले थे। जिसके बाद लायनल मेकार को डिनोट करते हुए ये बोलता है कि वैसे नाइट्स जिन्हें जो अपनी माँ से नेग्लेक्टेड हैं, वो बहुत ब्रूटली, बहुत फियर्सली लड़ते हैं। और इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे नाइट्स को हमने देखा है, ऐसे बहुत सारे वॉरियर्स को हमने देखा है जो अपनी माँ से नेग्लेक्टेड थे और वो बहुत अच्छे वॉरियर थे। जैसे हाउस ऑफ ड्रैगन में हमने एमॉन टारगेरियन को देखा। माँ एलिसेंट हाईटावर अपने बड़े बेटे एगॉन टारगेरियन से ज्यादा प्यार करती, जबकि वो एमॉन को नेग्लेक्ट करती थी। और गेम ऑफ थ्रोन्स में हमने जॉन स्नो को देखा था कि कैसे उसकी माँ कैटलिन टली उसे नेग्लेक्टेड रखती थी। खैर, इसके बाद हम लोग एपिसोड में देखते हैं कि एसवर्ड का सेप्टन आता है और वो सेवन को इंटरवेन करने बोलता है इस टूर्नामेंट में, ताकि वो सही डिसाइड कर पाए कि कौन सही है और कौन गलत है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन में बताया था कि कैसे ये माना जाता है कि ट्रायल बाय सेवन के रिजल्ट का डायरेक्ट इंटरवेंशन फेथ ऑफ द सेवन के कारण होता है। इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मे द वॉरियर ग्रांट विक्ट्री टू द इनोसेंट, कि जो वॉरियर गॉड हैं वो इनोसेंट, वो सच्चे इंसान को जिताएं। इसके बाद हमें एपिसोड में दिखता है कि डंकन का टीम अपने फॉर्मेशन बना के खड़ा हो चुका है और डंकन अपना भाला मांगता है अपने स्क्वायर से, यानी एग से, और वो कहता है को कि जब मैं वापस आऊं तो तुम यहीं रहना। ये रिकॉल था सेकंड एपिसोड में उसके द्वारा कहे गए सेम वर्ड्स को। इसके बाद हमें अपोनेंट टीम की भी झलक दिखाई जाती है, जिसमें हमें सबसे पहले दिखता है डेरन टारगेरियन, जो अपना हेलमेट पहन रहा है और उसके हेलमेट पे एक ग्रीन फेदर है। बुक्स में भी डेरन टारगेरियन अपने हेलमेट के ऊपर ग्रीन फेदर पहनता है। ऐसा करने के मेनली 2 रीजन है। सबसे पहले तो डेरन ये दिखाना चाहता है कि वो अलग है, वो अपने टारगेरियन फैमिली से जैसा, बाकी लोग जैसा नहीं है। लोग दूर से उसे पहचान ले कि ये डेरन टारगेरियन है। दूसरी बात कि ग्रीन कलर जो है वो सिंबलाइज करता है वैसे वॉरियर या वैसे नाइट्स को जिन्होंने फुल फ्लेजेड वॉर नहीं देखा या कभी भी फुल फ्लेजेड टूर्नामेंट नहीं देखा। वो अभी नए हैं, वो अभी अनएक्सपीरियंस्ड हैं। इसीलिए हम्फ्री हार्डिंग जब रेमन फॉसवे और डंकन दोनों उल्टियां कर रहे होते हैं तो उन्हें कहता है ग्रीन एप्पल, क्योंकि ग्रीन कलर डिनोट्स द इनएक्सपीरियंस्ड नाइट। इसके बाद हमें झलक दिखाई जाती है एरियन टारगेरियन की, जो कि अपना हेलमेट पहन रहा है। यहाँ हमें दिखता है कि एरियन के पास टॉप लेवल का आर्मर है, हेलमेट है, जबकि उसके अपोजिट डंक के पास बेयर मिनिमम सस्ता सा आर्मर है। इसके बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। हमें एक वाइड एंगल पीओवी शॉट दिखाया जाता है, जिसमें हमें टूर्नामेंट का केओस दिखेगा। हमें राइट साइड में दिखता है कि मेकार और बेलर टारगेरियन आपस में लड़ रहे हैं, जबकि अगले फ्रेम में हमें दिखता है कि राइट साइड में हम्फ्री हार्डिंग पे एक किंग्सगार्ड अटैक कर रहा है। और इसके बाद वाले सीन में दिखता है कि एक दूसरा किंग्सगार्ड हम्फ्री बीसबेरी को अनहॉर्स कर चुका है। डंक इन सारे केओस को देख रहा था और वो कुछ समझ पाता इससे पहले एरियन टारगेरियन का भाला आके उसके पेट में चुभ जाता है, और अपना भाला डंक के पेट में आर पार करके तोड़ने के बाद एरियन अपना हथियार बदलता है और वो निकालता है मॉर्निंग स्टार। एरियन बुक्स में भी मॉर्निंग स्टार का ही इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे ये एक्यूरेटली दिखाया गया है। और इसके बाद मॉर्निंग स्टार के पहले ही वार से डंक जमीन पे गिर जाता है और वो हो जाता है बेहोश। जिसके बाद हमें ट्रांजिशन दिखता है, एक फ्लैशबैक,
जिसमें हमें डंक की बैक स्टोरी बताई जाती है, जिसमें हम जाते हैं 13 साल पहले। इस सीन में हमें दिखता है कि एक वॉर का मैदान है जहां अभी-अभी कोई लड़ाई खत्म हुई है और डंक यहां सारे मरे हुए सैनिक और घोड़ों से बेचने लायक सामान इकट्ठा कर रहा है। ये वॉर थी बैटल ऑफ रेड ग्रास। बैटल ऑफ रेड ग्रास ब्लैक फायर रेबेलियन का डिसाइसिव बैटल था, जो कि लड़ा गया था किंग्स लैंडिंग के पास। इस सीन में हमें किंग्स लैंडिंग का रेड कीप टावर भी नजर आ रहा है। एपिसोड में आगे डंक ये मेंशन करता है कि द ब्लैक ड्रैगन अब मर चुका है और अब शांति आ जाएगी, अब सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ ब्लैक ड्रैगन से उसका मतलब था डेमन ब्लैकफायर। डेमन ब्लैकफायर ने करंट किंग डेरॉन टारगेरियन के अगेंस्ट एक वॉर स्टार्ट किया था, जिसे ब्लैकफायर रेबेलियन कहते हैं। और ये डेमन ब्लैकफायर असल में एगोन द फोर्थ का बास्टर्ड सन था। एगोन द फोर्थ के बहुत सारे बास्टर्ड सन थे और उसने अपने सारे बास्टर्ड सन को लेजिटिमाइज कर दिया था, और डेमन को तो उसने अपना ब्लैक फायर तलवार भी दे दिया था। ये ब्लैक फायर स्वॉर्ड एगोन द कॉन्करर का स्वॉर्ड है, जिसे टारगेरियन वंश में राजा एक दूसरे को पास करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। हमने ये हाउस ऑफ ड्रैगन में भी देखा था। और जब ये तलवार एगोन 4 अपने बेटे डेमन ब्लैकफायर को देता है, यानी बास्टर्ड बेटे को दे देता है, तो वो सोचता है कि अब मैं अगला राजा बनूंगा। इसीलिए वो डेरॉन के खिलाफ विरुद्ध कर यानी रेबेलियन कर देता है, जिसके कारण स्टार्ट होता है ब्लैक फायर रेबेलियन। ब्लैक फायर रेबेलियन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हुए एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पे बहुत जल्द आने वाला है। मीनवाइल हम लोग एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें दिखता है कि डंक को मिला है एक घायल नाइट, जो कि अभी मरा नहीं है, और डंक और उसकी दोस्त रेफ उसे मिल के उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाता, वो मर ही जाता है। ये घायल नाइट हाउस हाई टावर का कोई बंदा था जो मरते समय अपनी माँ को याद कर रहा था। अब इस एपिसोड में ये माँ का रेफरेंस बहुत बार है, मदर का रेफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें दिखता है कि ये बंदा अपनी माँ को याद कर रहा था। इस एपिसोड का भी नाम है इन द नेम ऑफ द मदर। इस एपिसोड में आगे हमें ये भी दिखाया जाता है कि डंक की माँ उसे छोड़ के चली गई थी, यानी उसकी कोई माँ नहीं है। इसके अलावा लायनल बराथियन ने बेलॉट से उसकी माँ की बात की थी। यहाँ तक कि जब आर्लन डंक को बचाने आते हैं तो वो भी ये कहते हैं इन द नेम ऑफ द मदर। तो बेसिकली ये पूरा एपिसोड फोकस करता है फेथ ऑफ द सेवन की मदर गॉड के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाइट ऑफ सैंड किंगडम बहुत सटली अपने सारे एपिसोड्स में फेथ ऑफ द सेवन को इंटीग्रेट कर रहा है। कहीं ना कहीं रेफरेंसेस दिखते हैं या उसकी बात होती है डायरेक्ट। तो यहाँ रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक हाउस ऑफ ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन में हमने देखा था कि कैसे रूलिंग गवर्नमेंट होती है, यानी जो किंग है, जो मोनार्क है, जो नाइट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस सीजन में हमें नाइट्स के साथ जो रिलीजन है वो भी इम्पोर्टेंट, उसका भी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस दिखा है। इसके बाद एपिसोड में आगे हमें दिखता है कि डंक और रेफ जो भी उन्होंने कलेक्ट किया उस ग्राउंड से, उसे लेके जा रहे हैं बेचने के लिए, ताकि उनके बदले में उन्हें कुछ पैसा मिले। अब ये वही रोड है जो गेम ऑफ थ्रोन में हमने कई बार देखा था, किंग्स लैंडिंग की ओर जाने वाला किंग्स रोड, जिसे सेवरल एपिसोड्स में गेम ऑफ थ्रोन में हमें दिखाया गया था। यहाँ पे रेफ और डंक के बातचीत से हमें ये भी मालूम चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि वो यहाँ किंग्स लैंडिंग को छोड़ के कहीं और दूर चले जाएं, जहाँ इनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। हालांकि डंक ऐसा नहीं सोचता। इसके दो रीजन है। पहला, वो सोचता है कि क्या पता दुनिया में सबसे बेस्ट जगह यही हो और बाकी जगह जो भी हम सोच रहे हैं वैसा ना रहो, वो इतनी शांति ना हो। और दूसरी बात, क्योंकि इसकी माँ कहीं चली गई थी, इसे डंक को ऐसा लगता है कि मे बी उसकी माँ कभी ढूंढते हुए अगर उसे आएंगे तो वो किंग्स लैंडिंग ही आएंगी। उन्हें कैसे पता चलेगा कि डंक कहीं और चला गया है। लेकिन डंक रेफ को भी अकेले नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वो उसे अपना फैमिली मेंबर मानता है और उसके पास उसके अलावा और कोई नहीं है। जिसपे रेफ कहती है डंक को कि तुम बाहर निकलो, अपना नया फैमिली बनाओ। अगर तुम लोगों से मिलोगे, अपना फैमिली बनाने की कोशिश करोगे, तभी तो तुम्हें मेरी फैमिली मिलेगी। खैर, एपिसोड में आगे हमें दिखता है कि डंक और रेफ जाते हैं, अपना सामान जो भी उन्होंने कलेक्ट किया था उसे वो बेचते हैं, और उसके बेचने के बदले उन्हें मिलता है 2 सिल्वर कॉइन, 2 सिल्वर स्टैग कॉइन। अब लास्ट एपिसोड में भी हमने ये चार्ट दिखाया था कि सिल्वर स्टैग कॉइन जो है वो इस यूनिवर्स में थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कॉइन करेंसी है। अब रेफ और डंक पैसे लेके जाते हैं एक शिप के कैप्टन के पास और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें फ्री सिटीज तक छोड़ दे। लेकिन अभी अभी वेस्टरोस में एक वॉर खत्म हुआ है और बहुत से लोग यहाँ से भागना चाहते हैं, जिसके कारण डिमांड बढ़ने के कारण अब इसका किराया बढ़ा दिया गया है और डंक और रेफ नहीं जा पाते हैं कहीं भी। जिस बात से निराश होकर रेफ वहां से निकलती ही है कि वहां पे आ जाता है एलेस्टर। एलेस्टर सिटी वॉच का एक बंदा है, जिसे हम लोग पहचान सकते हैं उसके गोल्ड क्लोक से। एलेस्टर रेफ पे चोरी करने का इल्जाम लगाता है, जिसके बाद उनमें हो जाती है बहस और वो रेफ का गला स्लिट कर देता है। जिसके बाद डंक को आ जाता है गुस्सा और वो उस पर अटैक करता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि डंक अभी एक बच्चा है और
एलिस्टर सिटी वॉच का एक सोल्जर है, तो एलिस्टर होने लगता है डंक पे हावी, लेकिन उसी समय उसे बचाने आते हैं सर आर्लन। सर आर्लन एक ट्रू नाइट की तरह कमजोर की रक्षा करने आते हैं, बिना कुछ डिमांड किए, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के, और वो बहुत नशे में होते हुए भी एलिस्टर और उसके बंदे को स्लाइस कर देते हैं। अब क्योंकि रेफ मर चुकी है और डंक के पास उसके अलावा कोई नहीं था, और रेफ ने कहा था कि तुम बाहर निकलो, अपना फैमिली ढूंढो, लेकिन डंक किसी को भी नहीं जानता था, लेकिन वो जानता था एक बंदे को जिसने बिना किसी चीज का डिमांड किए डंक की मदद, वो थे सर आर्लन। इसीलिए डंक बिना कुछ सोचे समझे सर आर्लन का पीछा करना शुरू कर देता है कि वो जहां भी जा रहे हैं वो उनके पीछे पीछे जा रहा है, एक दिन 2 दिन, और वो उनके पीछे जाए ही जा रहा है। अब यहाँ पे हमें डंक और एग में एक रिसेम्बलेंस दिखता है कि कैसे डंक आर्लन का उसी तरह स्क्वायर बनना चाहता है जिस तरह एग डंक का बनना चाहता था। एग के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, स्टिल वो एक स्क्वायर बनना चाहता था क्योंकि वो अपने फैमिली से नफरत करता था, जबकि डंक इसीलिए स्क्वायर बनना चाहता था क्योंकि उसके पास कोई फैमिली ही नहीं थी। इसके बाद एपिसोड में हमें दिखता है कि फाइनली सर आर्लन डंक को देख लेते हैं, जब वो बेहोश होकर गिर चुका होता है, उसके पास आते हैं, उसे बोलते हैं गेट अप, और सीन ट्रांजिशन करता है एसफर्ड के टूर्नी ग्राउंड में, जहां डंक गिरा हुआ है और वो किसी तरह अपने आप को संभाल के उठ के बैठता है कि तभी प्रिंस मेकार आते हैं, उस पर हमला करते हैं, उसे गिरा देते हैं। लेकिन प्रिंस मेकार भी बहुत दूर आगे जा नहीं पाते हैं क्योंकि रॉबिन राइसलिंग वहां खड़े होते हैं अपने भाले के साथ, और वो प्रिंस मेकार को गिरा देते हैं। तो ये बहुत क्योटिक सीन चल रहा है। आप आपकी तरफ एक तरह से हमला नहीं हो रहा है, कोई इधर से अटैक कर रहा है, कोई उधर से अटैक कर रहा है, आपको पूरी तरह चौकन्ने रहना होगा। अगले सीन में हमें दिखता है कि कुछ लोग पवेलियन में बैठ के ये पूरे टूर्नामेंट को देख रहे हैं, जिसमें कि एग, मैनफ्रेड डोंडारियन और लियो टायरल मेन है। इसके बाद डंक समहाउ एरियन को पकड़ता है, उसे जमीन पे गिराता है और उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर ही रहा होता है कि एरियन अपने नाइफ से डंक के हाथों में स्टैब कर देता है। इस पूरे एपिसोड में डंक को कई बार स्टैब किया गया है, टू बी प्रिसाइज अगर आप काउंट करें लगभग 9 बार डंक को अलग अलग जगहों पे स्टैब किया गया है। जब एरियन डंक को स्टैब कर देता है तो अब एरियन उस हैंड टू हैंड फाइट में डोमिनेट कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा देर डोमिनेट नहीं कर पाता है क्योंकि पीछे से आता है रेमन फॉसवे और वो बचाता है डंक को एरियन पे अटैक करके, और जिसके कारण एरियन दूर जाके गिरता है। लेकिन रेमन फॉसवे भी ज्यादा दूर आगे जा नहीं पाता है क्योंकि आगे उसका कजन खड़ा होता है स्टेफन फॉसवे, जो कि रेमन को उसके घोड़े से गिरा देता है। इस पूरे केओस में डंक समहाउ अपना स्वॉर्ड अपने हाथ में लेता है और वो एरियन के इनर थाई में, जो कि अनप्रोटेक्टेड था, उस पे एक जोरदार अटैक करता है, जिसके कारण एरियन कराह उठता है। एरियन जोर से चिल्लाता है और इसे सुन के मेकार उसे बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन लायनल बराथियन और रॉबिन राइसलिंग उसे रोक लेते हैं। अब एरियन पे हुए इस अटैक के कारण सडनली डंकन का टीम डोमिनेट करने लगती, लेकिन डंक खुद इतनी बार स्टैब्ड है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। डंक को गिरा हुआ देखने के बाद एरियन लॉर्ड एशफोर्ड से ये बोलता है कि इस टूर्नामेंट को यहीं पे कंक्लूड कीजिए और एरियन को विजेता घोषित कीजिए, लेकिन इससे पहले कि लॉर्ड एशफोर्ड ऐसा करते, एग को दिखता है कि डंक अभी भी जिंदा है और वो उन्हें रोक देता है। इसके बाद हमें डंक का पीओवी दिखाया जाता है कि कैसे उसे दिख रहा है कि सर आर्लन उसे गेट अप बोल रहे हैं, और सिर्फ सर आर्लन नहीं बल्कि वहां ऑडियंस में मौजूद सारे लोग भी गेट अप करके डंक को चीयर कर रहे हैं। जिसके बाद डंक खुद को संभालते हुए खड़ा होता है, वो एरियन को जमीन पे सुलाता है और उसके सील्ड से उस पर मल्टीपल अटैक करता है। इन मल्टीपल अटैक्स को एरियन झेल नहीं पाता और वो डंक से कहता है कि वो अब हार मानता है। अब एरियन हार तो मान चुका है, लेकिन डंक को ये चीज बताना होगा लॉर्ड एशफोर्ड को कि एरियन ने हार मान लिया है, और ताकि वो इस टूर्नामेंट को बंद करें। इसलिए डंक एरियन को पकड़ के खींचता हुआ लेके जा रहा होता है लॉर्ड एशफोर्ड के पास, क्योंकि जब तक लॉर्ड एशफोर्ड इशारा नहीं करेंगे टूर्नामेंट रुकेगा नहीं। इसलिए हमें दिखता है कि डंक जब एरियन को खींच रहा है तब भी बैकग्राउंड में लड़ाई चल रही है। स्टेफन फॉसवे, रेमन फॉसवे आपस में लड़ रहे हैं, प्रिंस मेकार, रॉबिन राइसलिंग और लायनल बराथियन दोनों से एक साथ लड़ रहे हैं। मीनवाइल डंक पहुंच जाता है एरियन को लेके लॉर्ड एशफोर्ड के पवेलियन के पास, और एरियन वहां पे ये मानता है कि वो अपना एक्विजिशन वापस ले रहा है, जिसके बाद टूर्नामेंट को एंड कर दिया जाता है डंक की टीम को विजेता घोषित करते हुए। इसके बाद रेमन फॉसवे और स्टीलीपेट दौड़ते हैं डंक के पास और वो उसके वुंड्स का जायजा करते हैं कि कितना गहरा वुंड्स है, क्या है, जिसपे स्टीलीपेट बताता है कि मल्टीपल स्टैब्स के कारण जो आर्मर है डंक का वो उसके बॉडी के अंदर फ्लेश में जा चुका है, इसलिए उसे पूरा आर्मर को काट के निकालना होगा। ये सारी बातें हो ही रही थी कि डंक पूछता है कि कितने लोग इस टूर्नामेंट में मारे गए, जिसके बाद हमें पता चलता है कि सिर्फ 2 लोग मरे हैं, जो कि है हम्फ्री हार्डिंग और हम्फ्री बीसबेरी। ये दोनों डंकन के ही टीम के थे और ये दोनों किंग्स गार्ड के पहले ही अटैक के बाद मारे जा चुके थे। बुक्स में ये बताया जाता है कि जो हम्फ्री बीसबेरी थे उसे डोनाल्ड ऑफ डस्केंडेल ने मारा था। खैर ये सारी बातें हो ही रही थी कि उसी बीच वहां आता है बेलॉर टारगेरियन, और उनके आते ही डंक बेलॉर के सामने जाके नील करता है और बोलता है कि आई एम योर मैन।
अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डंक एक हेज नाइट है। हेज नाइट के पास अपना कोई लॉर्ड नहीं होता, ना ही अपनी कोई जमीन होती है, तो उसके पास बेलोर को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय खुद के जान का। तो क्योंकि बेलोर ने इतना बड़ा हेल्प किया है डंक का, तो अब डंक अपना लाइफ ओ करता है बेलोर को, जिसमें बेलोर ये कहता भी है कि रेल्म नीड गुड पीपल लाइक यू। इतना कहने के बाद बेलोर स्टीलीपेट और रेमन फॉसवे को बोलता है कि जरा वो उसका हेलमेट हटाएं, और हेलमेट हटाने के बाद जो चीज दिखता है हमें वो ये है कि बेलोर को एक बहुत गहरा जख्म उसके सर के पीछे पिछले हिस्से में आया है। इसके बाद वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये चोट उन्हें मेकार टारगेरियन के अटैक से लगी है। अब ऐसा हो सकता है कि मेकार टारगेरियन ने जानबूझ के बेलोर को मारा क्योंकि वो उससे चिढ़ता था, ऐसा लग सकता है। क्योंकि पहली बात तो मेकार अपने भाई से नफरत करता है, ऐसा ना तो बुक्स में कहीं बताया गया है, ना ही शोज में कहीं बताया गया है। दूसरी बात कि क्या पता मेकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो बेलार है वो हेयर टू द थ्रोन है और उसके हटने के बाद मेकार को ये मौका मिलेगा, लेकिन ये कहना भी बेवकूफ़ी होगा क्योंकि हेयर टू द थ्रोन के लाइन में अभी मेकार बहुत पीछे है। उससे पहले कम से कम 6 और लोग हैं जो इस लाइन में आएँगे। तो बेलौर को मार के उसका कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है, व्हिच मीन्स ये समझ में आता है ये एक्सीडेंट ही था। लेकिन जो भी था ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट था और इसके कारण डंक को ऐसा लगता है कि ये सब उसके कारण ही हुआ। लास्ट एपिसोड में हमें दिखा था कि डेरॉन टारगेरियन ने एक ड्रीम के बारे में बताया था कि कैसे उसने अपने ड्रीम में एक ड्रैगन को मरते हुए देखा है और उसके पास देखा है डंक को, जिससे वो समझता है कि डंक किसी दिन कोई ड्रैगन को मारेगा या किसी टारगेरियन फैमिली मेंबर को मारेगा। और आज इस एपिसोड में हमें मालूम चल गया कि किस टारगेरियन फैमिली मेंबर की बात हो रही थी। खैर, नाइट ऑफ द सन किंगडम का एपिसोड नंबर 5 यहाँ पे इसी सैड नोट के साथ खत्म हो जाता है। ये एक बहुत ही एक्यूरेट और बहुत अच्छा एपिसोड था। आप हमें कमेंट से बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गेम ऑफ थ्रोन के यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हुए जो सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है, उसका पहला एपिसोड लास्ट वीक आ चुका था और इस वीक दूसरा एपिसोड आएगा। इस एपिसोड में हम लोग राइज से लेके डूम ऑफ वेलेरिया तक पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करें, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग गया तो सुपर थैंक्स कर सकते हैं, वीडियो को हाइप कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए सुपर थैंक्स को हम लोग इस चैनल के वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एपिसोड 6 के ब्रेकडाउन में।